हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बहुत लंबे समय के बाद में आप सभी से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात जो भी हो रही है अब ये लंबे समय के लिए रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके अब इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज केवल जूलॉजी बॉटनी के नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी आने वाली है। खैर, वो बात की बात है। आज हम लोग थोड़ा सा अपना टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इसका मैं एक जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो रहेगा उसको बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर रहेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ वायरसेस। जैसा कि हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाओ देख लो, प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू फॉर्म में देखेंगे कि वायरसेस के प्रकार कितने होते हैं, है ना, टाइप ऑफ वायरसेस। अच्छा, ये सब स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ में, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक मिलेगा, उतना ज्यादा हम लोग यहां पर मनोबल की स्थिति में जो है ना स्ट्रांग होंगे और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट यहां पर लेकर के आते रहेंगे। अब आपके साथ में बहुत सारी टीम हमारे साथ जुड़ रही है आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए ही, आपके बिहार के लिए, ठीक है। और अगर आप बिहार से हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ वायरसेस। तो देखिए लिखा हुआ है, वायरसेस को उनके होस्ट सेल के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। अगर आप इनके प्रकार की बात करें, ठीक है, तो इनका जो होस्ट का जो प्रकार है, यानी कि ये किस सेल को जाकर के इन्फेक्ट करती है या किस टाइप की सेल को ये इन्फेक्ट करती है, उसके आधार पर भाई साहब ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यहां पर हम देखें तो वो है बैक्टीरियल वायरसेस, या हम लोग इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। पहला कौन हो गया? बैक्टीरियल वायरसेस हो गया। दूसरे प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा प्रकार हमारा जो यहां पर होता है बेटा, वो होता है प्लांट वायरसेस, यानी कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो प्लांट्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ये दूसरा टाइप है। और तीसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा टाइप हमारा है यहां पर बेटा एनिमल वायरसेस। तो आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे कि भैया बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, प्लांट वायरस क्या है और एनिमल वायरस क्या है, ठीक है। अब ये तो प्रकार ही हो गए ना। अब इन प्रकार में हम देखेंगे भाई, अब जैसे जब मैं प्लांट वायरस की बात करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के ऐसे वायरसेस हैं जो डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल वाले पढ़ाऊंगा तो यहां पर भी बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो आपको याद करना है। लेकिन इन सबके बीच में हमें सबसे पहले जो वायरस आपको यहां पर देखना है वो है बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा समझा होगा, और हम पहले टाइप के वायरस को कवर करते हैं। तो देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, सबसे पहले इस बात को समझें। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें ना बच्चा, तो बैक्टीरियो का मतलब यहां पर समझो, बैक्टीरियो का मतलब होता है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरियो का मीनिंग क्या हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जीवाणु, ठीक है, जीवाणु। और फेज का मतलब अगर हम यहां पर लें तो फेज का मतलब होता है टू ईट, खाने वाला, है ना। फेज का मतलब क्या हो गया? खाने वाला। यानी ऐसा वायरस जो किसको खाए? बैक्टीरिया को खाए, उस वायरस को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेज वायरस बोलेंगे। समझ में आया? चलो देखिए लिखा हुआ है, वह वायरसेस जो बैक्टीरियल सेल को पैरासिटाइज करते हैं। पैरासिटाइज कहने का मतलब क्या है भाई? पैरासिटाइज कहने का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर एक्टिविटी चल रही है, उन एक्टिविटीज को खत्म कर देना, उन एक्टिविटीज को बंद कर देना। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज को ये खत्म कर देता है, बंद कर देता है। कौन? हमारा प्यारा सा नन्ना सा कौन भैया? बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, उन्हें बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस कहा जाता है, ठीक है। फेज वायरस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है भैया? बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, या हम यूं कहें बैक्टीरिया को खा रहा है। और फेज का अर्थ क्या यहां पर लिया गया है? टू ईट, खाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ये फेजेस स्पेसिफिक होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये जो फेज वायरस है ये सारे बैक्टीरियल सेल को नहीं मारता, ये फेज वायरस कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल को मारने का काम करता है, ठीक है। और अलग अलग शेप, साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं। अब यहां पर बात ये हो रही है कि भैया जो फेज वायरस है ना, बैक्टीरियल वायरस, या हम
इसको फेज वायरस भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, फेज वायरस भी कहते हैं। तो फेज वायरसेस की अगर आप बात करें तो ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं और इनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ, सबसे ज्यादा अध्ययन किए गए बैक्टीरियोफेज वायरस में 7 इवन फेजेस शामिल हैं, यानी कि 7 ऐसे बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जो इवन नंबर में रखे गए। जैसे हम बात करते हैं T2 की, T4 की, T6 की, है ना, T2, T4, T6, ये क्या है, ये इवन नंबर है और इस तरीके के 7 ऐसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस हैं जो पाए जा रहे हैं और ये क्या करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। अब एस्चेरिचिया कोलाई की अगर आप बात करें तो ये क्या है भैया, एस्चेरिचिया कोलाई को अगर आप बात करें, इसकी बात करें तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि कहां पाया जाता है, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कौन सी इंटेस्टाइन में, अरे यार लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये कहां पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में किस पोर्शन में, तो इसका नाम देखो क्या लिया गया है, कोलाई। कोलाई का मतलब हो गया कोलन, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला रेक्टम होता है, सबसे पहला सिकम होता है, दूसरा आपका कोलन होता है और तीसरा रेक्टम होता है। तो अगर आप रेक्टम की बात करें तो लास्ट पार्ट है, तो सिकम कोलन, कोलन कौन सा हो गया, मध्य पार्ट, बीच वाला। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मध्य पार्ट होता है जिसको हम लोग कोलन कहते हैं, इस कोलन में ये एस्चेरिचिया कोलाई पाया जाता है और इस एस्चेरिचिया कोलाई को खाने वाले बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस यहां पर पाए जाते हैं जो इवन नंबर में आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, T2 हो गया, T4 हो गया, T6 हो गया, याद रख पाओगे ना। तो ये तो बात हो गया किसका, बैक्टीरियोफेज वायरस का। आगे देखिए लिखा हुआ है, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इन्हें कोलीफेज भी कहा जाता है। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं इन्हें कोलीफेज वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें T4 बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर के और इनके जीनोम की, है ना भाई, T4 बैक्टीरियोफेज वायरस का संरचना क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज वायरसेस एंड इट्स जीनोम, इसका जीनोम कैसा होता है उस पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, T4 बैक्टीरियोफेज एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स वायरस होता है जिसकी शेप टेडपोल लार्वा के जैसी होती है। इसका शेप कैसा होता है भैया, टेडपोल लार्वा की तरह होता है। अब आप कहेंगे सर टेडपोल लार्वा क्या है, तो यार याद करो, टेडपोल लार्वा ये किसका लार्वा भैया, मेंढक का लार्वा है। मेंढक का लार्वा आप जानते हैं ना टेडपोल की तरह होता है, तो उसका इस तरीके से हेड होता है और ये टेल होता है लाइक दिस, ठीक है। तो टेडपोल लार्वा की तरह दिखाई देता है। इसके कैप्सिड के 3 प्रमुख भाग होते हैं। अगर आप इसकी कैप्सिड की बात करें तो उसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पार्ट की तो इसको हम लोग आइकोसाहेड्रल हेड के नाम से जानते हैं। आइकोसाहेड्रल हेड, यानी कि आइकोसाहेड्रल हेड कहने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरीके से इसका हेड पाया जाएगा, डिफरेंट शेप में चेंजेस रहता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर शॉर्ट नेक पाई जाती है जिसको हम लोग कॉलर भी कहते हैं। और तीसरा यहां पर क्या है बेटा, हेलिकल टेल है। तो ये तो हेड हो गया इसका, ये क्या हो गया बेटा, हेड हो गया। और ये छोटी सी यहां पर नेक पाई जा रही है और ये बड़का सा क्या पाया जा रहा है बेटा, टेल पाया जा रहा है। और टेल में भी आप देखेंगे टेल यहां पर 6 फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट रहती है ना। अभी आगे डायग्राम बताऊंगा मैं आपको। तो आइकोसाहेड्रल हेड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, उसको याद रखना है। जैसे कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 1250 एंगस्ट्रॉम। तो 1250 एंगस्ट्रॉम ये लंबा होता है, 850 एंगस्ट्रॉम ये ब्रॉड होता है और 2000 कैप्सोमियर से बना होता है। याद रखोगे, बैक्टीरियोफेज वायरस का जो हेड होता है वो 1250 एंगस्ट्रॉम लंबा, 850 एंगस्ट्रॉम चौड़ा और 2000 कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है। दूसरी अगर हम बात करें शॉर्ट नेक और कॉलर की, तो देखिए लिखा हुआ है जिस पर विस्कर्स यानी बाल नुमा प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। जिस पर क्या पाए जाते हैं बेटा, बाल नुमा प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक। अब हम हेलिकल टेल की बात करें तो उसमें देखिए लिखा हुआ है जिसमें कई सब पार्ट्स होते हैं। हेलिकल टेल में क्या बेटा, कई सब पार्ट पाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया मिडल पीस या मिड पीसेस के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा हो गया हेक्सागोनल बेस प्लेट। तीसरा हो गया यहां पर सेंट्रल हॉलो कोर, या इसको हम लोग स्प्रिंग लाइक क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे, स्प्रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये 3 फेज इसमें पाया जा रहे हैं हेलिकल टेल में। टेल में 3 फेज हैं।
तो जिसमें पहला मिड पीस, मिड पीस क्या होता है बेटा, ये मोटा होता है और खोखला भाग होता है। हेक्सागोनल बेसल प्लेट क्या होती है, इसमें 6 स्पाइक और 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स जुड़े होते हैं, हेक्सागोनल शेप इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल प्लेट इस टाइप से यहां पर प्रेजेंट होती है इसके टेल वाले रीजन में, मिडिल पीस के ठीक नीचे, और इसमें 6 स्पाइक पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन स्पाइक से लॉन्ग टेल निकलते हैं लाइक दिस, इस तरीके से 6 लॉन्ग टेल निकलती हैं, राइट। थर्ड हमारा क्या है, सेंट्रल हॉलो कोर और स्प्रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें स्प्रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ, इसमें 24 रिंग और हेक्सामीटर्स होते हैं, इसमें 24 क्या पाई जा रही बेटा, रिंग पाई जा रही हैं, जो कि हेक्सामीटर्स के रूप में होते हैं, और ये कोर के चारों ओर हेलिकली अरेंज रहते हैं, और जो कोर है ना इसके चारों तरफ हेलिकली फॉर्म में क्या रहते हैं बेटा, अरेंज रहते हैं। चलो भैया इसका डायग्राम ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो इसको किससे कंपेयर किया है, इसको कंपेयर किया गया है सर, इसको कंपेयर किया गया है किसके साथ में, टेडपोल लार्वा के साथ में। तो ये क्या है, टेडपोल लार्वा, ठीक है। ये टेडपोल लार्वा देखो लिखा हुआ है, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द T4 फेज रिजेंबल अ टेडपोल हैविंग अ हेड एंड टेल, ठीक है, टेडपोल के जैसा ही इसमें हेड पाया जा रहा है और टेल पाया जा रहा है। देखो ना भैया, ये देख पा रहे हो, ये तो यहां पर देखो क्या है, इस वाले रीजन में अगर आप ये वाला रीजन देखें लाइक दिस, ये तो दिस इज द हेड जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है। क्या है बेटा, ये हेड वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है जो कि कैसा होता है सर, हेक्सागोनल शेप होता है, हेक्सागोनल शेप का बना होता है, ठीक है। और ये हेक्सागोनल शेप में कैप्सिड हेड पाए जाते हैं, और जो कैप्सिड पाया जा रहा है ये प्रोटीन का बना होता है, और ये कैप्सिड बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है। मैंने अभी बताया अबाउट 2000 कैप्सोमियर्स है ना, 2000 कैप्सोमियर से मिलकर के ये बना होता है, बताया ना, 2000 कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है। और इसी हेड में आप देखेंगे ये डीएनए पाया जा रहा है, इसी हेड में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, इसके डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि इसका क्या होता है बच्चा, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल के कारण ये अपने आप को बड़ा पावरफुल समझता है ना, क्योंकि किसी के पास में भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो लिविंग है, और ये बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में डाल करके उसको किल कर देता है, और किल नहीं करता, एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि उसको हैक कर लेता है। हैक क्यों करता है, क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज वायरस को अपने जैसे बहुत सारे फोटोकॉपीज को बनाने की रिक्वायरमेंट है, या पड़ती है, या बनाता है, और बनाने के लिए इसको बैक्टीरियल सेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट मीन्स होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये होस्ट सेल के अंदर जाकर के अपनी जैसी मल्टीपल कॉपीज को बनाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो बैक्टीरियल सेल बस्ट हो जाती है और ये फेज वायरस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक लेवल पे कहा जाए कि बैक्टीरिया को मारने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला, या बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, और वायरस हमेशा यही करते हैं। वायरस कोई भी हो, किसी भी सेल के अंदर अगर है तो वो अपना क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, क्योंकि वायरस जो होते हैं ये नॉन लिविंग होता है। कब, जब ये सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर होता है तो लिविंग होता है ना। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी किसको कहा जाता है बेटा, वायरस को कहा जाता है, क्योंकि जब ये बॉडी के बाहर या होस्ट की सेल के बाहर होता है तो ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ये पार्टिकल के फॉर्म में पाया जा रहा है, इसके अंदर किसी भी टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं है या नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ये आपके सेल के अंदर आया या किसी भी बॉडी के अंदर होस्ट सेल के अंदर गया तो भाई साहब समझ लो ये राजा है। और इसी क्षेत्र में अगर आपको एक वायरस का नाम लूं, HIV, अरे सर क्या नाम ले लिया है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, सॉरी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, जिससे कॉज होता है, ये कॉजेटिव एजेंट है जो कि वायरस है, जिससे कॉज होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एक ऐसी बीमारी जो जिंदगी बर्बाद कर देती है, इवन डेथ ही हो जाती है। और ये कैसे फैलती है, क्या होता है, जब एड्स पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी तो बस आप इतना समझो कि ये भी एक वायरस है, और इसका भी मेन फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर रहने के बाद में अपनी प्रतिलिपि को बढ़ाना, बनाना, ठीक है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हेड वाला रीजन हो गया, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे शॉर्टर छोटा सा ये कॉलर वाला रीजन पाया जा रहा है, जिसको अपन लोग नेक भी कह सकते हैं। और कॉलर वाले रीजन के ठीक यहां पर आप देखेंगे एक हेक्सागोनल प्लेट लाइक पाई जा रही है, जिसको विस्कर कहा जा रहा है, जिसमें इस तरीके से टेल नुमा संरचनाएं निकली होती हैं। और यहां से बेटा ये देखो ये टेल वाला रीजन पाया जा रहा है, जिसको हम टेल ट्यूब कहते हैं। और ये एक्चुअल में सीथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? सीथ कहलाता है। और इस सीथ में यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है, जिसको हम लोग ब्लेसल प्लेट कहते हैं। और ये हेक्सागोनल शेप की होती है, लाइक दिस, ऐसे पाई जाती है, हेक्सागोनल शेप की पाई जाती है। और इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से टेल वाले रीजन पाए जा रहे हैं, लाइक ये देख रहे हो, ये टेल वाला रीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर बहुत सारा स्पाइक भी पाया जा रहा है। ये क्या है? स्पाइक, कांटेनुमा संरचना है। और ये टेल फाइबर है। टेल फाइबर क्या करता है? ये इजीली जाकर के बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर बैठेगा। बैठने के बाद में क्या करता है? ये अपने डीएनए को इंजेक्ट करा देगा उस होस्ट सेल के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन? बैक्टीरियोफेज वायरस। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं T4 फेज का जीनोम। स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसके जीनोम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पुटअप होता है यहां से मल्टीपल चॉइस का, है ना। अगर डिटेल में भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई हर्जा वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। और हाँ, मैं क्लास के दौरान ही आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर एक बात याद रखना कि ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली यूनिट इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इसके बाद की जो यूनिट है उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। सुमित राणा बीएससी क्लास है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली। वहां पर आप बिहार राज्य के हैं तो अपना राज्य सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करके अंदर आ सकते हैं। और वहां पर बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जिसमें मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं नए कोर्सेज के बारे में। जो भी आपके आने वाले हैं आ जाएंगे, या अगर आप ये वीडियो कई दिनों बाद या काफी समय बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे बैचेस बन चुके होंगे, तो आप वहां पर जाकर के देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज बने होंगे। उन कोर्सेज में आप अपना एनरोलमेंट ले लीजिए। और ये कंटेंट जो आगे का भी होगा, आगे की यूनिट होंगी, इसी तरीके से रहेगा। एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा और एक तरफ आपका टोटल इंग्लिश रहेगा। इससे हमारे जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जो कहते हैं सर प्लीज इंग्लिश में बताइए, तो बेटा आप ये इस तरीके से अपना कंटेंट ले सकते हैं। समझिए इस तरीके से, लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी का ही कन्वर्ज वर्जन है ये बात का। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में भी लिख लीजिएगा। नोट जब आप बनाए तो डिट्टो मत कॉपी करिएगा, अपनी भाषा में भी उसको राइट डाउन करिएगा, जिससे आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये नोट्स रहेंगे। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट कि इसकी बुक भी बहुत जल्दी बनने वाली है, तो आप ऑर्डर ले सकते हैं, मतलब कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। इसका पूरा जो 4 सेमेस्टर का बुक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो T4 फेज का जो जीनोम है उसकी बात करें तो देखिए लिखा हुआ इसका सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है और लीनियर होता है, एक स्ट्रैंड एक लाइन में होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है। बेटा कैसा होता है? 2 स्ट्रैंड पाए जाने इसमें, डबल स्टैंडर्ड होता है। और फेज के हेड के अंदर टाइटली पैक्ड होता है। जो फेज हो, अरे यार जो हेड वाला रीजन है ना इसका, इसमें देखो ये टाइटली पैक्ड है ना। सिंगल डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, और ये कहां पाया जा रहा है? हेड वाले रीजन में पाया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है इसमें करीबन 1,66,000 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स पाए जाते हैं। 1,66,000 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर पाए जा रहे हैं, और जो कि यह 200 से अधिक प्रोटीन को एनकोड करता है। अब मतलब देखो यार, 1,66,000 के न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर पाए जा रहे हैं, और ये 1,66,000 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर करीबन 200 से अधिक, है ना, 200 से ज्यादा प्रकार की प्रोटीन को बना सकता है। समझ रहे हो? तो म्यूटेशन, जैसे अभी कोविड आया तो उसके हमको अब कई वर्जन देखने को मिल रहे हैं, म्यूटेंट वर्जन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें म्यूटेशन हो रहा है या कुछ भी चेंजेस उनके अंदर हो जा रहा है, जिससे वो एक अलग प्रकार का वायरस हमारे सामने निकल के आ रहा है। अच्छा, कोविड गया कहीं नहीं, अभी यही है, बस डेथ रेट कम है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा म्यूटेशन और हो जाए कोविड के अंदर, मैं नहीं चाहूंगा, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो आप ये समझिए कि जितनी डेथ रेट 2020-21 में देखने को मिली है, शायद वो बहुत ज्यादा देखने को मिले। और ये ना हो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हमें आज भी अगर मार्केट में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज भी आप जब घर में आए तो पहले नंबर स्नान करें, फिर अपने बेड के ऊपर जाएं।
ठीक है, ये प्रिकॉशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ऐसी जगह पर खान पान ना करें जहां पर बहुत ज्यादा प्रचलन हो, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हो, मतलब भीड़ भाड़ वाली इलाकों से बचे। क्या पता वहां पर कौन सा वाला बंदा आ गया, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, आपको कोविड आ गया, आप गए, है ना। गलती किसी की नहीं, खर्च आप हो जाओगे। तो इसलिए अपना प्रिकॉशंस आज भी अपना बनाए रखें। चलिए जी, मैं डरवा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, प्रिकॉशंस लीजिए, बाकी महादेव की मर्जी। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, और लगभग 30 प्रकार के एंजाइम जैसे हेलिकेज हो गया, है ना, टोपो आइसोमेरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, है ना, इन आदि प्रकार के एंजाइम्स को ये सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करना मतलब बनाने का काम करता है, जो फेज डीएनए की रैपिड रेप्लिकेशंस को सुनिश्चित करते हैं, है ना। फेज डीएनए की रैपिड रेप्लिकेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी रेप्लिकेशन प्रोसेस को ये सुनिश्चित करता है, फटाफट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इनमें अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेसिस 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन, है ना, साइटोसिन के स्थान पर, साइटोसिन के स्थान पर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन आकर के जुड़ जाता है, जो फेज डीएनए में शामिल होता है। और ये अनयूजुअल जो बेस पेयर है ना, नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये होस्ट डीएनए से फेज डीएनए को अलग करने में मदद करता है। तो जो होस्ट डीएनए है ना, जो होस्ट डीएनए है उसके डीएनए से फेज डीएनए को अलग करने का काम करता है। कौन? अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। और इसे होस्ट की न्यूक्लियेजेज एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो होस्ट का न्यूक्लियेजेज एंजाइम है, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो उस न्यूक्लिक एसिड को, ये इसका न्यूक्लिक एसिड डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए इसके पास में भगवान ने कहा है, ऊपर वाले ने कहा, जा मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, ये ले ले, कोई भी किसी भी प्रकार की सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो तेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये किसने दिया? प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया, और इसका ये भरपूर फायदा उठा रहा है। कैसे उठा रहा है? हम सबको डिजीज कॉज करके, हम सबको मार मार के। अच्छा जी, आगे देखिए, T4 नहीं करते, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं, सबके पास, जितने वायरस हैं सबके पास में ये वाला आशीर्वाद है उनके पास में। T4 फेज में कुछ प्रोटीन होते हैं जो होस्ट की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मॉडिफाइड करते हैं ताकि वे वायरल इंफेक्शंस के दौरान फेज के जीन को ट्रांसक्राइब कर सके। ठीक है, T4 फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो होस्ट सेल होती है, जो पोषक कोशिका होती है, उसके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मॉडिफाइड कर देता है। मतलब भैया इसके पास में ऐसी प्रोटीन पाई जा रही है जो किसी भी सेल के अंदर, किसी होस्ट सेल के अंदर गई तो उसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जा रहा है इसको मॉडिफाइड कर दिया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मॉडिफाइड कर दिया, उसका रूपरेखा सब चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ताकि ये वायरल इंफेक्शन के दौरान, जब भी वायरल इंफेक्शन हो उसके दौरान फेज के जीन को ट्रांसक्राइब कर सके। यानी कि जो फेज वाला जीन है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए का जो जीन है, वो इस प्रकार के जो भी ना जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब में हेल्प कर सके, जिससे इनकी प्रोटीन बन सके। किसकी? फेज की प्रोटीन बन सके, होस्ट वाली ना बन सके। आगे देखिए लिखा हुआ इस प्रकार T4 बैक्टीरियोफेज अपने होस्ट, बोले तो होस्ट कौन है, इसका मेन होस्ट तो भैया एशेरिचिया कोलाई है ना, अपने होस्ट दैट मींस एशेरिचिया कोलाई सेल को इन्फेक्ट करके उसके डीएनए को डिग्रेड करता है, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है और अपने रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होस्ट की मॉलिक्यूलर मशीनरी का उपयोग करता है। तो उसका मेन काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि भैया हम तुम्हारे अंदर आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, नहीं रे, इसका मेन काम होता है, वायरस का नाम देखिए, वायरस कंप्यूटर में भी आता है, वायरस मोबाइल में भी आता है। तो वायरस कंप्यूटर में आ रहा है तो आपको क्या होता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम आप चला रहे हो लेकिन पैसा आपकी आईडी से कोई दूसरा मांग रहा होता है कि भैया मुझे दे दो, मैं बड़ा परेशान हूं। अगर उस बंदे के पास में आपका नंबर है, धोखे में उसने कॉल कर लिया, पूछ लिया क्या क्या पैसे वैसे मांग रहे हो, आपको नहीं तो हम तुमसे पैसे कहाँ मांगे, तुम्हारी ठेपे बोलोगे, लेकिन वो कहेगा भैया मैसेज तो किया हो इंस्टाग्राम पे। अच्छा इंस्टाग्राम पे, अरे यार मैंने तो नहीं किया, जाके आप चेक कर रहे हो, आपका अकाउंट हैक है, आपको पता ही नहीं है। और ना जाने कुछ ऐसे बंदे होंगे जो आपको पर्सनली जानते होंगे लेकिन नंबर नहीं होगा, तो क्या करेगा, अरे यार कहीं भी हो सकता है कुछ ऐसे वैसे, अरे ठीक है चलो भेज दो, 5,000 मांग रहे दे दो, ले लेंगे। उन्हें भेज भी दिया, वो बाद में कह रहा हमने तो तुम्हें भेजे थे, मेरे वापस करो। तो वायरस का मेन फंक्शन ही हो गया हैक करना, कंप्यूटर में आ जाए हैक हो जाता है ना, कंप्यूटर हैक हो जाता है।
इसीलिए कुछ ऐसे लिंक होते हैं जिन पे आपको, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिलेट करो रियल लाइफ से। कुछ ऐसे लिंक होते हैं जो आपको पर्सनली भेजे जाते हैं आपके मैसेज बॉक्स में, या आपके व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं, या आपको इंस्टाग्राम पे कोई भेजता है कि भैया ये कर लो, इससे इतना केबीसी का मैसेज आ जाता है, इतने करोड़ रुपए जीत जाओगे। और हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि उन लिंक्स पर क्लिक कर लेते हैं जब आपको जरूरत होती है पैसे की, या कुछ मजे वाली चीज है उस पर क्लिक करोगे। आप मजे के लिए या पैसे के लिए लिंक पे क्लिक करोगे, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और आपका जितना भी पर्सनल डाटा है, अब ये सिर्फ आपका नहीं रहा, ये दूसरा मोनेटाइज करेगा। दूसरा क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा, देख रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, और आपको अपने इशारों पर नचाएगा। तो इसलिए जो है ना, कभी भी ऐसे वांटेड या अनवांटेड लिंक पर क्लिक ना करें, उससे आपका नुकसान है। अब मैंने इसको रिलेट किया ऐसे, अब इधर आ जाओ वायरस पे। कहीं भी और कभी भी किसी भी ऐसी जगह पर कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो आपको हार्मफुल कर सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर हाइजीन मेंटेन है, तो वहां पर आप खा सकते हो, आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कभी कभी नुक्कड़ पे भी खाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, वो भैया उनसे लड़ करके हमारे लिए क्या बनाएंगे, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करेंगे। वो तो ठीक है, चलता है, लेकिन काफी दिनों की रखी हुई चीज ना खाएं। कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिक्री हो ही नहीं रही, और वहां पर चाट परसों बनाई थी, आज वो तल के आपको खिला रहा है, भाई साहब फूड पॉइजनिंग का दिक्कत हो सकता है। तो ऐसी जगह ना खाएं, ऐसी जगह खाएं जहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित हो। वहां पर क्यों, देखो प्रचलित कहने का अर्थ ये नहीं कि वो बहुत अच्छा बनाता है, प्रचलित कहने के ये है कि वहां पर जो भी कंटेंट वो बना रहा है, जो भी माल वो बना रहा है, वो शाम तक खत्म होना है, ठीक है। अगले दिन उसको फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं। और ऐसी जगह पर अगर आप जाते हो जहां पर बार बार चीजें, मतलब एक बार बन गई और बार बार उसी को रिपीट कर करके आपको खिला रहा है, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कभी भी कंटामिनेटेड वाटर का प्रयोग ना करें, मतलब कहीं भी कोई भी पानी भरा हुआ है आप पी लिए, हाथ धुल लिए, आप उससे खाना खा लिए, ऐसा नहीं करें, आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अच्छा, हम अपने आप को प्रिकॉशंस कर सकते हैं अपने तरीके से। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से ऐसा कर रहे हैं। आप अगर एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर मिट्टी में भी आप कभी नहीं खेले, और आप अगर फिर ये सर की बात यानी हमारी बात मान करके आप ये ऐसा कुछ करने लगे या मिट्टी खेलने लगे, खाने लगे, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जितना अच्छा इम्यून सिस्टम एक बच्चे के अंदर होता है, उतना अच्छा इम्यून सिस्टम कभी भी एक एडल्ट और वृद्धा बुजुर्ग में नहीं होता है, ठीक है। तो उसको आप मेंटेन रखें। अगर आप हमारे एज के हैं, या मतलब हमारे एज इन द सेंस अगर आप बड़े हो गए, बड़के हो गए, तो आप इन सब चीजों को प्रिकॉशंस करना शुरू करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस की। तो पहला हमारा हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस, अब दूसरा हमारा प्लांट वायरस। प्लांट वायरस दैट मींस प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, पौधों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। देखिए, प्लांट वायरस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करके उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और गंभीर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इनका मेन काम होता है जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको डिस्टर्ब करना और अलग अलग गंभीर प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करना। ये सभी वायरसेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। अब अगर प्लांट वायरस की बात करें, तो प्लांट वायरस का जो भैया जेनेटिक मटेरियल होता है, याद रखना, जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कह रहा ना, तो राइबोसोम, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए का मिलकर बना होता है। मुख्य प्लांट वायरस कौन कौन से हैं, जैसे हम टोबैको रेटल वायरस की बात करें। टोबैको रेटल वायरस एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट में, टोबैको टोबैको मतलब समझ, तंबाकू का पौधा, हाँ भैया, टोबैको प्लांट में रेटल फॉर्म कर देता है। टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, इसको शॉर्ट में कहते हैं बेटा टीएमबी, है ना। ये क्या करता है, टोबैको प्लांट में इस तरीके से लीफ होता है ना, तो टोबैको प्लांट की लीफ में इस तरीके से ये स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और भैया आपको एक डेटा के अनुसार बताएं तो 99.9% जितने भी टोबैको के प्लांट होते हैं, सबके अंदर आपको टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन देखने को जरूर मिलता है। 0.1% की बात करें नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग हीरोगिरी दिखा रहे, फिर भी लोग खा रहे। तो ये सब आप जो कर रहे हो ना, ये सब आप एक तरीके से वायरसेस को ही अपने अंदर इंसर्ट कर रहे हो, और यही कुछ पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर पहुंचा सकते हैं या बना सकते हैं या कर सकते हैं। अब कैंसर जैसी बीमारी अगर हो जाए तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, पोटैटो वायरसेस, ठीक है, आलू में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बीट एलो वायरसेस, ठीक है, BY
वी इसको बोलते हैं। साउथर्न बीन मोजेक वायरस SBMV कहते हैं। टर्निप एलो वायरस TYV कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी इसका यहां पर है। देखिए प्लांट वायरसेस डिजीज कौन कौन सी होती है। अब प्लांट वायरस तो हमने देख लिया, अब इन प्लांट वायरस, ये जो प्लांट वायरस है ये प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए कुछ 100 से अधिक, कुछ 100 से ज्यादा है ना वायरल डिजीज पौधों में पाई जाती है, जैसे मोजेक डिजीज, ये आपको टोबैको में देखने को मिलेगा, टोबैको तो मेन है। दूसरा कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सब के अंदर आपको मोजेक डिजीज देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है बेटा, ब्लैक रिंग स्पॉट। तो ब्लैक रिंग स्पॉट कैबेज में, गोभी है ना, उसमें गोभी के पत्ते में आप देखते हो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो इसी वायरस के कारण होता है। लीफ रोल डिजीज टोमेटो में, टोमेटो की जो पत्ती होती है वो रोलिंग फॉर्म में आ जाती है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, लीफ कर्ल डिजीज, लीफ कर्ल डिजीज जैसे आप पपाया की बात करें, कोकोनट की करें, बीन की करें, सोयाबीन की करें, तो इनमें लीफ कर्ल डिजीज हो जाती है। येलो डिजीज ये कैरेट और पीच में होता है। लिटिल लीफ डिजीज, ब्रिंजल की बात करें, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो प्लांट्स के अंदर वायरस के कारण होती हैं, वो आपके सामने है। अच्छा, इन सब बीमारियों को पढ़ने के लिए आपको अगर सिलेबस में दिया हुआ तो डेफिनेटली आगे पढ़ाया जाएगा। अभी ये सिर्फ छोटा सा आपको पोर्शन यहाँ पर दिया गया, तो वो आप देख लो। ठीक है, अच्छा देखिए लिखा हुआ इन बीमारियों का फैलाव मुख्यतः इंसेक्ट, ठीक है, जैसे हम एफिड की बात करें, लीफ की बात करें, है ना, लीफ हॉपर की बात करें और बीटल की बात करें, इनके द्वारा होता है। तो ये भैया ट्रांसमिट कैसे होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो वो भी आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टोबैको मोजेक वायरस, जो कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको पढ़ लो। यहां पर SR बिहार BSc क्लासेस का जितना भी सिलेबस है ना भैया, इस चैनल के ऊपर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के चलना हूं, और हर एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा। यहां पर पहली यूनिट यहां पर हम सभी फैकल्टीज ने वादा किया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी की यूनिट्स यहां पर प्रोवाइड की जाए वो आप सभी का प्यार सपोर्ट ही बताएगा। ठीक है, ये तो आपको पहली यूनिट पूरी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट और डिटेल में मिलेगी। ऐसा नहीं कि मतलब जो है वो नहीं, जो टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक आपके बनने हैं वो भी हम यहाँ पर कवर कराएंगे। हर एक जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला है, मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बॉटनी भी हो सकता है मैं पढ़ाऊँ, या मैं भी पढ़ा सकता हूँ, एक सर और हैं वो आपको पढ़ाएंगे, दूसरी आपकी केमिस्ट्री वाली मैम है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, और एक मैथ वाले सर हैं, एक फिजिक्स वाले सर हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अच्छा, टोबैको मोजेक वायरस की बात करें तो TMV सबसे अधिक अध्ययन किया गया प्लांट वायरस है। सबसे ज्यादा अगर आप स्टडी करेंगे तो TMV का करते हैं बचपन से, मतलब बचपन 11 12 से करते आ रहे हैं, बचपन ही है यार। इसे इवानोव्स्की ने खोजा था, कब खोजा था, 1892 में, और स्टेनले जो साहब थे इन्होंने इसको प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त किया था। तो ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इवानोव्स्की ने TMV वायरस को खोजा, क्रिस्टल फॉर्म में किसने इसको प्राप्त किया, तो स्टेनले साहब ने प्राप्त किया था 1935 में। अच्छा, बॉर्डन की बात करें और प्रायर की बात करें तो 1937 में इन्होंने एक्सटेंसिवली प्यूरिफाई किया, इसको प्यूरिफाई कर लिया और बताया कि ये क्या है बेटा, ये RNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, ये RNA और प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है एच फ्रैंकेल कॉनरेड। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंटली यह साबित कर दिया कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA ही होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ इतिहास रहा है छोटा सा, आप याद कर लेना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसका शेप देखेंगे, साइज क्या होता है वो देखेंगे, कैप्सिड स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखेंगे, है ना। फिर हम इसके RNA स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कैप्सोमियर कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, ठीक है, और फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट बता दिया क्या क्या देखना। तो सबसे पहले हम इसके शेप की बात करें तो भैया ये रॉड शेप होता है। कैसा होता है, रॉड शेप होता है, हेलिकली होता है, हेलिकल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, और RNA वायरस है, RNA वायरस है, दैट मींस इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज में DNA पाया जा रहा है। अच्छा, साइज की अगर हम बात करें तो इसकी मैं सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इसका 3000 एंगस्ट्रॉम, अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो 300 हो जाएगा। डायमीटर की अगर आप बात करोगे, ब्रॉडनेस चौड़ाई की बात करोगे तो 160 एंगस्ट्रॉम, दैट मींस 16 नैनोमीटर का होता है। अगर आप बात करते हैं यहां पर कैप्सिड स्ट्रक्चर की
तो टीएमवी के हर एक रॉड में करीबन करीबन 2130 2130 है ना डेंटिकल इलेक्ट्रिकल प्रोटीन सब यूनिट्स पाई जाती है, ठीक है, जो कैप्सोमियर के रूप में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज रहते हैं जिससे एक हॉलो सिलिंड्रिकल बनता है। जो कैप्सोमियर यहां पर पाए जाते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, हेलिकली अरेंज है, हेलिकल फॉर्म में पाए जा रहे हैं और इन सभी के अंदर एक हॉलो सिलेंडर, हेलिकली कहने को तो समझते हो, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में पाए जा रहे हैं और इसके बीच में अगर आप देखोगे तो एक हॉलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब स्ट्रक्चर में देखेंगे टीएमबी में 40 नैनोमीटर टीएमबी में 40 एंगस्ट्रॉम यानी कि 4 नैनोमीटर का एक हॉलो कोर पाया जाता है जिसको एक्सियल होल कहते हैं, ठीक है, जिसमें आरएनए स्थित होता है। और इसी के बीच में बच्चा आप देखोगे ना, यहां पर मेरा भैया, यहां पर आप इस तरीके से आरएनए का भी अरेंजमेंट देखोगे, ये लाइक दिस आरएनए भी यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है टीएमबी का आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में पाया जाएगा। बैक्टीरियोफेज डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज में आरएनए डीएनए बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, याद रखना। यहां पर जो टीएमबी है इसका आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। वहां पर 2000 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जा रहे थे, यहां पर 6500 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग हेलिक्स के रूप में पूरे वायरल पार्टिकल की लंबाई तक फैला रहता है। ये जो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल एक लॉन्ग हेलिक्स के रूप में पूरे के पूरे क्या होता है बेटा, वायरल पार्टिकल की लंबाई तक फैला रहता है। अब अगर आप कैप्सोमेयर के कंपोजिशन की बात करें तो प्रत्येक हेलिकल का जो एक टर्न होता है वो 16 कैप्सोमेयर का होता है, यानी कि जो एक टर्न ये पूरा ये जो टर्न हुआ ना यहां से लेकर के यहां तक, तो इसमें करीबन करीबन क्या पाया जा रहा है बेटा, 16 कैप्सोमेयर प्रेजेंट होते हैं। हर कैप्सोमेयर में करीबन 158 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने? 158 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है बेटा वो 18,000 डाल्टन होता है। ये वो पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। टीएमबी जो होता है वो कैप्सिड में सभी वही अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, यानी टीएमबी के कैप्सिड में सभी वही अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो अन्य प्लांट प्रोटीन में होते हैं, जो डिफरेंट प्लांट प्रोटीन में पाए जाते हैं वही टीएमबी के कैप्सिड में भी वही प्रोटीन पाए जा रहे हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हो अंगूर के गुच्छे की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ये सब क्या है बच्चा? ये सब है आपका कैप्सोमियर। दिस इज द कैप्सोमियर्स। अगर यहां पर कैप्सोमियर को अलग से अगर आप देखो, अलग से सेपरेट करके देखो तो कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है। यहां पर बीच में देखो ये इसका आरएनए है, देखा बेटा आरएनए, और इसमें अंगूर की तरह इस तरीके से कैप्सोमियर अरेंज है, ठीक है ना। और इसके बीच में आप देखो, ये यहां पर आप देख रहे हो कुछ कैप्सोमियर्स को यहां से हटा करके बना करके दिखाया गया कि बीच में एक इस तरीके से हॉलो कैविटी प्रेजेंट है, लाइक बीच में इस तरीके से हॉलो कैविटी है, उसके ऊपर ही ये सब क्या है बेटा, ये कैप्सोमियर अरेंज है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनिमल वायरसेस की। एनिमल वायरस क्या होते हैं? देखिए लिखा हुआ है कि एनिमल वायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और मनुष्य तथा अन्य जानवरों में घातक बीमारियों का कारण बनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। एनिमल वायरस क्या करते हैं? एनिमल वायरस एनिमल्स में इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स की सेल को इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और मनुष्यों तथा अन्य जानवरों में घातक बीमारियों को पैदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें इसकी, है ना, की फीचर क्या है इसका, तो देखिए लिखा हुआ है इनका शेप क्या होता है, पॉलीहेड्रल होता है, पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल होता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। देखो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरियोफेज में जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा डीएनए होता है। वहां पर भी एक एक्सेप्शन है, वहां पर भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना। जब बैक्टीरियोफेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक बैक्टीरियोफेज है 5X174 बैक्टीरियोफेज वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ठीक है, सर्च करो बताओ। अच्छा यहां पर है, फिर मैंने बताया प्लांट वायरस। प्लांट वायरस को मैंने बताया कि भैया इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्योरली फॉर्म में आरएनए प्रेजेंट होता है। अब आ गए हम लोग किस पे? एनिमल वायरस। तो एनिमल वायरस में खास बात हमने देखी कि इसका जेनेटिक मटेरियल भैया आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, समझे ना। तो आरएनए डीएनए दोनों के रूप में यहां पर जेनेटिक मटेरियल पाया जा सकता है।
और इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहते हैं पाई जाती है, जो एनवेलप के रूप में इसको पूरे चारों तरफ से घेर के रखता है। अच्छा, कॉमन वायरल इंफेक्शन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे कॉमन वायरल इंफेक्शंस हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव में होने वाले सामान्य वायरल संक्रमण। कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गए, रुबेला हो गया जिसको जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं, चिकन पॉक्स बहुत चला था, चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया भी आपने सुना होगा। अभी हाल ही में तो जो है ना कोविड से पहले चला था, बड़ा हाथों पैरों में जोड़ों में बहुत दर्द होता था, वो ये भैया वायरस के कारण ही होता था। स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं, पोलियो बच्चों में हो जाता है ना, वायरल हेपेटाइटिस, हर्पीज सिंप्लेक्स हो गया, वायरल इंसेफेलाइटिस हो गया, फीवर, ब्लिस्टर्स हो गया, है ना, वार्ड्स हो गए, वार्ड्स मतलब जो घेरे बन जाते हैं, ये सब वायरस के कारण ही होते हैं। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो मनुष्य में होती हैं वायरस के कारण। अच्छा, पशुओं में अगर हम एनिमल्स की बात करें, कौन कौन से वायरस संक्रमण हो सकते हैं, तो इंसेफेलाइटिस है ना, इंसेफेलाइटिस हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, फाउल प्लेग हो गया, न्यू कैस्टल डिजीज हो गई, है ना, स्यूडो रेबीज हो गया, स्यूडो रेबीज, हॉग कॉलेरा, वार्ड्स हो गया, और भी बहुत सारे ट्यूमर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं पशुओं में। अच्छा, पशुओं में जो बीमारियां हो सकती हैं इसको हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारे बड़े भैया हैं डॉक्टर संजीत सर, वो आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो पशुपालन विभाग में ही है, लेकिन वो कभी इस तरीके का बनाए नहीं है वीडियो वगैरह। लेकिन हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि पशुओं में या जंतुओं में जो बीमारियां फैलती हैं या डिफरेंट टाइप के जो हो सकते हैं उस पर एक वो आप लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर करें, तो देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल अभी तो आप हमसे देख लो क्या क्या ये है। अच्छा, अब एक जो पोलियो वायरस है ना, इस पे थोड़ा सा चर्चा का विषय है, पिछले कई सालों से ये पूछा जा रहा है एग्जामिनेशंस में। इवन मैंने भी जब अपना 12th का एग्जाम दिया था तो पोलियो वायरस का नाम लिखने के लिए पूछा गया था कि भैया पोलियो वायरस किससे होता है। तो कॉमनली अगर आप देखिए, अगर आप पोलियो वायरस पूछा गया तो वो पोलियो वायरस का नाम आप पोलियो वायरस ही लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी कुछ इंटेलिजेंट है तो उनके लिए यहां पर आप केवल इतना लिख दो, पोलियोमेलाइटिस वायरस। तो पोलियो वायरस किससे होता है, पोलियोमेलाइटिस वायरस से होता है, या पोलियो वायरस भी कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पोलियो वायरस सबसे अधिक अध्ययन किया गया आरएनए वायरस है। अगर हम इससे स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। कैप्सिड की बात करें तो 60 एसिमेट्रिकल प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, हर सब यूनिट का डायमीटर 60 एंगस्ट्रॉम यानी 6 नैनोमीटर होता है, और सभी यूनिट्स यानी सभी सब यूनिट जो होते हैं वो इस तरह से पैक होते हैं कि 300 एंगस्ट्रॉम या 30 नैनोमीटर का स्फेरिकल सेल बनता है। ठीक है, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है और 5200 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनना होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है हर्पीज वायरस, इसको भी हम थोड़ा सा देख लें। तो हर्पीज वायरस जो होता है डीएनए कंटेनिंग एनिमल वायरस है। पहले वाला हमने देख लिया क्या भैया, पोलियो आरएनए वाला है। पोलियो क्या है, आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल वायरल है। हर्पीज वायरस क्या है भैया, डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक एनिमल वायरस है। और ये एक्सटेंसिवली स्टडीड वायरस, मतलब सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला वायरस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड पाए जाते हैं जिसमें 162 कैप्सोमियर्स होते हैं। याद रखना ये डाटा 162 कैप्सोमियर्स का ही केवल बना होता है। आउटर एनवेलप की बात करें जो लिपिड्स और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड, समझो सिंगल लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 10⁸ डाल्टन होता है, लगभग 100 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करता है। ठीक है भाई, लगभग इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 100 प्रकार की प्रोटीन मॉलिक्यूल को कोड कर सकता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल कोड कौन कर सकता है, वही 2000 से ऊपर कौन करता है भैया, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो 2 पॉइंट और हैं जो पिछले कुछ सालों से पूछे जाते हैं। एक तो वायरॉइड क्या होता है, दूसरा प्रियॉन्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में इसको भी हम कवर करेंगे। तो देखो भैया वायरॉइड्स क्या हो, वायरॉइड क्या होता है। देखिए जितने सिंपल वायरसेस होते हैं उससे भी ज्यादा सिंपल क्या होते हैं बेटा, एजेंट होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एजेंट का एक वर्ग पाया जाता है जिसको अपन लोग वायरॉइड्स कहते हैं, जो कुछ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वायरॉइड्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जो आरएनए वायरस जैसे होते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी कैप्सिड नहीं होता। समझो
वायरॉइड क्या है? ये आरएनए वायरस के जैसा है, लेकिन इसके पास में किसी भी प्रकार का कैप्सिड नहीं है, दैट मींस कवरिंग नहीं है। ठीक है, ये वास्तव में सबसे छोटे ज्ञात इंफेक्शियस एजेंट होते हैं, इंफेक्शियस एजेंट हैं ये। ठीक है, इनके आरएनए सर्कल्स लगभग 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स लंबे होते हैं और ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट होते हैं, होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करेंगे जाते हैं, भले ही ये कोई प्रोटीन कोड ना करें, ये किसी प्रकार की प्रोटीन कोड ना कर पाए, लेकिन फिर भी ये रेप्लिकेशन करेगा होस्ट सेल के अंदर जाकर के ही। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वायरॉइड जो होते हैं ये एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट सेल में कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होते। अगर स्पष्ट फॉर्म में आप देखें तो ये फ्री फॉर्म में वायरस की तरह मौजूद नहीं होते, ये होस्ट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये म्यूटेशन ही है एक तरीके का, है ना। सबसे संभव है कि ये एक पौधे की कोशिका से दूसरे पौधे की कोशिका में तब ही जाएंगे जब आसपास की कोशिकाओं की सरफेस डैमेज हो जाए, है ना, जिससे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए मेम्ब्रेन बैरियर ना रहे। जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसके लिए मेम्ब्रेन जो है ना बैरियर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ये चला जाएगा। अच्छा, वायरॉइड कई फसलों में बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे पोटैटो की बात करें, टोबैको की बात करें, तो वायरॉइड के द्वारा ही बहुत ज्यादा बीमारियां रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरॉइड रोग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कैडेंग डिजीज कहते हैं, जो कोकोनट पाम को प्रभावित करता है और आर्थिक दृष्टि से बहुत गंभीर बीमारी है जो केवल वायरस के कारण होता है। याद रखना, ये पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वायरॉइड बीमारियां कैसे पैदा करते हैं। वे न्यूक्लियस में जाकर डीएनए से आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में बाधा डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर एनकरेज आरएनए को, सॉरी एनहेंसर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को या के प्रोसेसिंग में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब कोई आरएनए काम कर रहा है, जाएगा हाँ भैया क्यों काम कर रहे हो, चल बैठो चुपचाप, नहीं बैठो, ज्यादा काम करो, या तो एक्सेसिव अमाउंट में करा देगा या बोलेगा चुपचाप बैठ जा। ये कुछ भी कर सकता है, ये इसकी मर्जी है, ये कर क्या रहा है। चलो वायरॉइड हो गया, प्रियॉन्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये लिखा हुआ प्रियॉन्स एक और क्लास के इंफेक्शियस एजेंट है। ये एक अलग प्रकार की क्लास के इंफेक्शियस एजेंट होते हैं। ये शब्द उन प्रोटीनिशियस इन्फेक्टिव पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिया गया है या बनाया गया है जिन्हें न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो रही हैं जिसका पॉजिटिव एजेंट ही नहीं पता चल रहा क्या है, क्यों बीमारी हुई है, और भैया इससे अगर कोई बीमारी होती है तो उसका बचना नामुमकिन है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस और भी बहुत सारी हैं जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं स्क्रैपी की, भैया का जैसे कि हम बात करते हैं स्क्रैपी की, जैसे भेड़ों की बात करें और बकरियों की बात करें, तो इनमें आप ये देखेंगे पुरु जो है इंसानों में देखने को मिलता है, और मेड काउ डिजीज की हम बात करें तो एक स्पेसिफिक रूप से गाय में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो स्क्रैपी की बात करें तो इसे स्क्रैपाई इसलिए कहते हैं, नामित किया गया है, क्योंकि संक्रमित जानवर लगातार पेड़ों या अन्य ऑब्जेक्ट के खिलाफ रगड़ते हैं। स्क्रैपिंग करना, रगड़ना, है ना। तो संक्रमित जो भी है जानवर होते हैं, इन्फेक्टेड जो भी जानवर होते हैं, इसके कारण क्या करते हैं, पेड़ों पर लगातार अपने आप को रगड़ते हैं, जिससे उनके ऊन क्या होते हैं, ज्यादातर हट जाते हैं, या हम बात करें जो हेयर हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, कुरु की बात करें तो एक डीजनरेटिव डिजीज होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, और यह मूल रूप से न्यू गिनी के आदिवासियों में रिपोर्ट की गई है। ठीक है, न्यू गिनी के आदिवासियों में रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रियॉन बेस्ड डिजीज से पीड़ित मरीजों को शुरुआत में क्या होता है, हल्की शारीरिक कमजोरी होती है और डेमेंशिया होती है, लेकिन धीरे धीरे यह गंभीर हो जाती है और अंततः ये बीमारियां फैटल हो जाती हैं या फैटल होती हैं। स्क्रिपी की बात करें तो स्क्रिपी जैसी ब्रेन वॉशिंग डिसऑर्डर मेड काउ डिजीज में भी होती है। ठीक है, मेड काउ डिजीज में भी होती है। स्टेनले प्रूसिनर एक वैज्ञानिक था जिसने 1997 में इस क्षेत्र में उनके, ठीक है, पॉइनरिंग काम के लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला, और इन्होंने प्रस्तावित किया कि ये बीमारियां इन्फेक्शियस प्रोटीन कंटेनिंग पार्टिकल यानी प्रियॉन्स के कारण होती है। ठीक है, चूंकि प्रियॉन्स में डीएनए या आरएनए नहीं पाए जाते हैं, है ना,
तो प्रूसिनर ने एक अनूठा सिद्धांत पेश कर दिया। क्या पेश कर दिया कि प्रियॉन्स कैसे बीमारी फैलाता है, और ये कैसे फैलाता है बेटा? एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग के कारण। कैसे फैलाता है? एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग के कारण। अब ये क्या है? देखिए, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार एक प्रियॉन प्रोटीन जिसे पीआरपीएससी कहते हैं, है ना, कहा जाता है, सामान्यतः सेलुलर प्रोटीन दैट मींस पीआरपीसी का मिसफोल्डेड वर्जन होता है। जब मिसफोल्डेड पीआरपीएससी फोल्डिंग प्रक्रिया में सामान्यतः पीआरपीसी पेप्टाइड चेन से मिलता है तो वह नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड को गलत ढंग से फोल्ड करने पर मजबूर कर देता है। इस तरह बने एबनॉर्मली फोल्डेड प्रियॉन्स में ब्रेन में एक्सटेंसिव नर्व सेल डैमेज होता है, जिससे अनकंट्रोल्ड मसल्स मूवमेंट और अंततः मृत्यु हो जाती है। तो प्रियॉन्स के द्वारा अगर किसी भी तरीके की डिजीज कॉज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो डेफिनेटली क्या होगा भैया? उसका मरना तय है। प्रति न्यूरॉन की सतह पर नॉर्मल और वेरिएंट, है ना, नॉर्मल और वेरिएंट दोनों प्रियॉन्स प्रोटीन पाए जाते हैं, जिससे यह सुझाव मिलता है कि ये प्रोटीनियस या प्रोटीन नर्व सिग्नल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को किसी तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा? ये डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स नर्व सिग्नल्स हैं इनको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और बॉडी पैरासाइट के फॉर्म में या पैरासिटिक, आप ये कहें, एक ऐसी बॉडी बन जाएगी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं रहेगा और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने वायरस के टाइप के बारे में पूरा समझा, कितने प्रकार के वायरस हैं। इसके साथ साथ हमने यहां पर बच्चा वायरॉइड क्या होता है, प्रियॉन क्या होता है, ये भी देख लिया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस के कुछ और भी पोर्शंस को लेकर के आएंगे, नहीं तो हम आगे जो सेल हमारी है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो और जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल बेटा सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप तो अपना फायदा यहां से ले रहे हो ना, आप अपने भाई बहन का भी फायदा दो, आप अपने दोस्त मित्र का भी फायदा दो। क्यों? क्योंकि आप केवल अकेले यहां पर फायदा लेकर के आगे बढ़ जाओगे, और जिसको नीड है, जिसको वाकई में जरूरत है, जिसके पास में पैसा नहीं है पे करने के लिए, एक हाई अमाउंट नहीं है किसी भी विद्यालय के टीचर को देने के लिए कि मुझे पढ़ा दे, 5-5, 6-6 हजार रुपए पर सेमेस्टर पर पेपर आपको देना पड़ रहा है, वो ना देना पड़े, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है और उसके पास में उतना अमाउंट नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, और हमारे ऐप के ऊपर भी बहुत ज्यादा हाई अमाउंट नहीं रखा गया, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक यहाँ पर सेमेस्टर के लिए बहुत बहुत लीस्ट मिनिमम प्राइस हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जिससे हर कोई पढ़ सके, हर कोई आगे बढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत।